कक्षा 12 कला भूगोल पार्ट 2 लेसन नंबर 1। और आज का प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि की प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या की वृद्धि की प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। सन 1901 से 1921 तक ये पहली अवस्था है। 1921 से 1951 तक की दूसरी अवस्था है। और 2 अवस्थाएं और इसमें है जो आपको आगे बताई जाएगी। 1951 से 1981 तक तीसरी अवस्था है और 1981 से आज तक चौथी अवस्था है जनसंख्या वृद्धि की। ये 4 अवस्थाएं हैं, चारों ही अवस्थाओं का हमें अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं पहली अवस्था। इसमें देखेंगे पहले, भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है। तो ये देखिए, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कई कारणों से हुई है। भारत के में जो जन्म दर, मृत्यु दर है, इसके कारण तथा प्रवास के कारण, यानी दूसरे देशों से जो लोग आकर हमारे देश में बस गए हैं, शरणार्थी के रूप में आ गए हैं बड़े जो है स्तर पर। तो इन कारणों से देश में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो हुई है, तेज़ गति से हुई है। और यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रावस्थाओं को दर्शाती है। भारत के जननांगी इतिहास को 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है। तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के प्रावस्थाएं हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि 4 प्रावस्थाएं हैं इसकी। 1 से 21 तक, 1901 से 21 तक, 1921 से 51 तक, 1951 से 1981 तक और 1981 से वर्तमान आज तक चल रही है। तो 4 जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं का हम अलग अलग से अवलोकन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली प्रावस्था, 1901 से 1921। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्र या स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। रुद्र या स्थिर प्रावस्था कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। 1911 से 21 के दौरान जनसंख्या बढ़ने के स्थान पर 0.31% कम हो गई। देखिए, जो जनसंख्या वृद्धि की पहली प्रावस्था है वो 1901 से 21 तक की है। इस स्टेज में, इस चरण में अगर हम अध्ययन करें तो हमको मिलेगा कि इस समय जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो स्थिर थी, यानी जनसंख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1911 से 21 के दौरान जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो वृद्धि दर थी वो बढ़ी नहीं, बल्कि 0.31% कम हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि इस समय जनसंख्या की वृद्धि जो दर थी वो पूर्ण रूप से स्थिर से, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर का जो को नहीं आंका गया है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर एकदम स्थिर थी, इसमें वृद्धि किसी प्रकार की नहीं हुई। ये हमारी पहली अवस्था हो गई 1 से 21 तक की। अब जनसंख्या वृद्धि की जो दूसरी अवस्था है 21 से 51 तक, तो 1921 से 51 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 21 के बाद भारत की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि होने लगी है। यानी जो 21 से 51 तक का जनसंख्या वृद्धि की दूसरी अवस्था है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की। जनसंख्या की स्थिर वृद्धि, स्थिर वृद्धि का मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई लेकिन बहुत सामान्य वृद्धि हुई। इस जो है पीरियड में भी जनसंख्या में कोई जो है ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, तो इसमें स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में इसे जाना जाता है। यानी 1 से 21 तक तो बिल्कुल स्थिर थी, जनसंख्या बढ़ी ही नहीं। और जो 21 से 51 तक जनसंख्या वृद्धि के जो दूसरी अवस्था है, इसमें भी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है, बहुत सामान्य वृद्धि हुई है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिर वृद्धि की अवधि इसको कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 21 से 51 का जो समय रहा है, का जो पीरियड रहा है, इसमें भी जनसंख्या में कोई खासा वृद्धि नहीं हुई है, दूसरी अवस्था। अब आइए देखते हैं जो हमारी तीसरी अवस्था है, जनसंख्या वृद्धि की जो तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था 51 से 21, 51 से सन 1981 तक के
का जो समय है उसको जनसंख्या वृद्धि की तीसरी अवस्था कहा जाता है। 51 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। देखिए, जनसंख्या विस्फोट का मतलब यह है कि जो सन 1951 से 1981 के समय का जो जनसंख्या वृद्धि की अवस्था का अगर हम अध्ययन करें तो हमको मिलेगा इसमें जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, बहुत तीव्र तेज़ी से बढ़ी हुई है। इसलिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के रूप में इसे जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ है। यानी 51 से 81 के बीच में जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पैदा हुई है, इस समय में क्या हुआ है कि मृत्यु दर में तीव्र ह्रास, मानी मृत्यु दर बहुत तेज़ी से घटी है और जन्म दर का जो रेशियो बहुत तीव्र गति से अपने उच्च स्तर को प्राप्त हुआ। जन्म दर बहुत ज़्यादा था और मृत्यु दर बहुत कम थी। इसी कारण से इस पीरियड में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत ज़्यादा आंकी गई है, इसलिए इसको जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा जाता है। इस दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि जो है वो 2.2% तक उच्च रही और जनसंख्या दुगनी हो गई है। इसके बाद जो हमारी चौथी जनसंख्या वृद्धि की चौथी अवस्था है वो है 1981 से वर्तमान तक, आज का समय चल रहा है, अब तक की चौथी अवस्था के रूप में इसे आंका जाता है। तो 81 के बाद वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर यद्यप उच्च बनी रही परंतु मंद गति से घटने लगी। इसका अभिप्राय यह नहीं कि देश की कुल अथवा निरपेक्ष जनसंख्या घट गई। इसका अभिप्राय केवल यह कि जनसंख्या बढ़ने की गति पर थोड़े ब्रेक लगे। लोग तो बढ़े लेकिन कम गति से, लोग तो बढ़े लेकिन कम। यह जो कि 81 से वर्तमान तक की जो अवस्था है, चौथी अवस्था बता रहा है कि इसमें जो है जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो वृद्धि दर में कमी हुई। जनसंख्या में वृद्धि हुई है लेकिन जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आंकी गई है। तो ये है 81 से वर्तमान तक की स्थिति। जनसंख्या इसमें जो है की जो वृद्धि दर है, जनसंख्या में वृद्धि हुई है लेकिन जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसमें जो है कमी आंकी गई है। तो ये 4 अवस्थाएं इसमें हमने देख लिया है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। अब इसमें एक सवाल और हमको देखना है, किशोर जनसंख्या की चुनौतियों और युवा नीति का उल्लेख कीजिए। किशोर जनसंख्या की चुनौतियाँ, किशोर जनसंख्या जैसे इसने ऊपर इंडिकेट किया है, भारत की कुल जनसंख्या में 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के जो लोग हैं उन्हें किशोर वर्ग में के अंतर्गत रखा जाता है और इनका जो है जो जनसंख्या है 22% है। जो 10 से 19 वर्ष के बीच के लोग हैं उन्हें किशोर युवकों के श्रेणी में गिना जाता है और उनकी 22% जनसंख्या है। तो अब सवाल पूछ रहा है कि किशोर जनसंख्या की चुनौतियों और युवा नीति का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखते हैं भारत में 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग किशोर जनसंख्या कहलाती है। देश में किशोरों की जनसंख्या का बढ़ता हुआ अनुपात जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है। किशोर जनसंख्या उच्च संभावनाओं से युक्त युवा जनसंख्या समझी जाती है। वे आने वाले कल के उत्पादक हैं। तो देखिए, जो किशोर जनसंख्या है वे आने वाले देश के भविष्य हैं, उत्पादक हैं, श्रम शक्ति में वृद्धि करने वाले हैं, हमारे देश के जो है कार्यशीलता में वृद्धि करने वाले हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि इनकी चुनौतियां और युवा नीति का उल्लेख कीजिए। जो किशोर जनसंख्या उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, यानी क्या क्या समस्याएं उनके सामने हैं, तो उनका हमें उल्लेख करना है। हालांकि ये देश की भविष्य हैं, देश के रीढ़ हैं, देश को जो है गति देने वाले हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या की जो कुछ चुनौतियां हैं उसका हमें उल्लेख करना है। तो भारत में किशोर जनसंख्या की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। विवाह की निम्न आयु, यानी हमारे देश में जो विवाह की उम्र है उसके वो बहुत कम उम्र में हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है युवा वर्ग की, जो किशोर युवक की। दूसरी है निरक्षरता। यहाँ पर जो है जो लिटरेसी है बहुत कम है, लोग बहुत कम जो है शिक्षित हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है किशोर युवा की।
तीसरी समस्या है स्कूली शिक्षा बीच में छूट जाना। देश में गरीबी के कारण बहुत से जो है, हालांकि हमारे यहाँ किशोर युवकों की जनसंख्या लगभग 22% है, श्रम शक्ति जो है हमारे देश में ज़्यादा है, लेकिन इनके सामने कुछ समस्याएं हैं, यानी स्कूली जो शिक्षा है वो बीच में छूट जाती है विभिन्न समस्याओं के कारण, निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण। चौथी समस्या है पोषक संतुलित भोजन का न मिलना। भारत देश एक विशाल विकासशील देश है, यहाँ पे अत्यधिक जो निर्धन लोग रहते हैं, तो इस कारण से क्या होता है, पोषक व संतुलित भोजन न मिलने के कारण भी किशोर युवकों की ये बड़ी समस्या है। किशोरी माताओं में उच्च मातृ मृत्यु दर, यानी कि जो किशोरी माताएं हैं उन उच्च मातृ मृत्यु दर, जो मातृ मृत्यु दर है ये भी बहुत उच्च है, यानी बहुत कम एज में जो विवाह होता है, विवाह होने से जो प्रजनन के टाइम क्या होती है, स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एड्स संक्रमण की उच्च दरें हैं, हमारे देश में एड्स जो संक्रमण है उसकी दर बहुत उच्च है, ये भी किशोर युवा की समस्या है। शारीरिक मानसिक अपंगता, कुपोषण के कारण विभिन्न प्रकार के जो है शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मदिरापान और धूम्रपान, ये किशोर युवक की बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, तो ये देश के लिए घातक है और समाज के लिए घातक है। तो ये हो गया है किशोर जनसंख्या की चुनौतियां। और इसके बाद इसमें है एक और पॉइंट पूछा है, युवा नीति का उल्लेख करें। देखिए इन सवालों का जो प्रश्न पूछा है, चुनौतियाँ दिया है, युवा नीति का जो उल्लेख पूछा है, जो चुनौतियाँ हैं खास तौर से इन चुनौतियों को हमें ध्यान से जो है इंडिकेट करना है, और इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है, इनका कैसे समाधान हो सकता है, तो इस पे भी हमें जो है चिंतन करना है, मनन करना है। इस प्रश्न का जो चुनौतियों वाला दिया है, इसका मेन उद्देश्य यही है। तो आगे देखते हैं, युवा नीति का उल्लेख कीजिए। युवा नीति का उल्लेख में देखिए हम देखेंगे राष्ट्रीय युवा जो नीति है, किशोरों की उपयुक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति को लागू किया। इस नीति के प्रमुख ध्येय निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भारत की विशाल युवा और किशोर जनसंख्या का समग्र विकास सुनिश्चित करना, ताकि वे देश के रचनात्मक विकास में अपने दायित्वों को निभा सकें। भारत की विशाल युवा और किशोर जनसंख्या का समग्र विकास करना। समग्र विकास में मैंने आपको पीछे अभी बताया कि समग्र विकास इसलिए नहीं क्योंकि किशोर के सामने बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो ये इस कारण से इनके विकास में बाधा पैदा हो रही है। उन चुनौतियों का अगर समाधान हो जाए तो निश्चित रूप से देश के विकास में ये सहायक सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें, इस वर्ग की जनसंख्या को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना, ताकि उनमें विवेक उत्पन्न हो जाए। देखिए शिक्षा देश के विकास में सबसे बड़ी सहायक है, तो इस युवा वर्ग में जो शिक्षा की कमी है, बीच में जो शिक्षा छूट जाती है, तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए, समाज के लिए बाधा उत्पन्न करती है। तो किशोर युवा जो है इनके लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना, ताकि उनके अंदर विवेक पैदा हो जाए। तीसरी जो हमारी युवा नीति है, किशोरों और युवाओं के गुणों का बेहतर मार्गदर्शन सही उपयोग किया जाना चाहिए। ये जो बेसिक स्तर होता है, इस बेसिक स्तर पर इनके लिए यह काम किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये देश के विकास में भागीदार बनेंगे। निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता हो और वह स्वयं भी सुयोग्य नेतृत्व दे सकें। और लास्ट पॉइंट इसमें है, पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में समता लाने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल देना। तो ये जो है कुछ मेन पॉइंट थे जो राष्ट्रीय युवा नीति के कारण देश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको गति दी जा सकती है, और बहुत सारी जो देश के समक्ष चैलेंजेस, चुनौतियां हैं, उनको जो है उनका समाधान हो सकता है। तो ये जो सवाल था, इसमें इसका उत्तर मैंने पूरी तरह से समझा दिया है। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अगर देखेंगे और जो है डीपली इसका मंथन करेंगे, तो आपके जो मन में इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दो सवाल है, किशोर युवा की जो है कि जो चुनौतियां हैं, और राष्ट्रीय युवा नीति का जो है ये महत्वपूर्ण एक सवाल है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और एक दो बार वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, तो ये आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सवाल आपको बताया जाएगा। तो आज का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।